हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 12 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मुकम्मल डिटेल हम इस क्लास में कवर करेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये कि आगे के आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट इस आर्टिकल पर डिपेंड करते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को आप तवज्जो से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आगे के आर्टिकल आपको आसानी से समझ में आएंगे। चलें आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हमें एक बात का पता होना ज़रूरी है, और वो ये बात है कि जब कोई इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास मौजूद होता है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या तो बाहर की तरफ निकल रही होती है या उस चार्ज के अंदर दाखिल हो रही होती है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर खारिज हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है। ये इस तरीके से बाहर की जानिब इमिट आउट होंगी पॉजिटिव चार्ज से। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की जानिब खारिज होंगी, ये इस बुनियाद पर बनाया गया है क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को जब डिफाइन किया था तो हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की थी। यानी अगर ये फर्स्ट कर लें कि पॉजिटिव चार्ज है और इसके करीब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रखें, तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। नतीजा ये होगा ये पॉजिटिव चार्ज इसको फोर्स ऑफ रिपल्जन से दूर हटाएगा और ये इस रास्ते पर आगे की जानिब मूव करेगा। तो हमने जो डेफिनेशन दी थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की वो यही थी कि द पाथ फॉलोड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि ये पाथ जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉलो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो चार्ज से अवे है। इसी बुनियाद पर हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की जानिब खारिज हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास कोई निगेटिव चार्ज रखा हुआ हो तो इसमें ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की जानिब दाखिल हो रही होंगी। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और साउथ पोल में दाखिल होती हैं आउटसाइड द मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिक के चैप्टर में क्योंकि हम चार्जेस की बात करते हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की जानिब निकलती हैं और निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की जानिब दाखिल होती हैं। इसलिए ये बताने का मकसद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को समझना था। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर हम किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस एरिया इस तरीके से रखते हैं तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस सरफेस एरिया से गुजरेंगी वो उन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की तादाद जो है सरफेस एरिया पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाए। गोया number of electric lines of forces passing through any surface is known as electric flux। यानी जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस एरिया से गुजरती हैं तो वो उनकी तादाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है उस सरफेस पर। अगर आप इसको और बेहतर अंदाज में समझना चाहें तो आप यूं समझ सकते हो कि अगर किसी बल्ब से रोशनी की शुआएं निकल रही हैं और आप रोशनी की शुआओं के सामने अपना हाथ इस तरीके से प्लेस कर दो तो जितनी रेज ऑफ लाइट आपके हाथ से टकरा रही हैं वो रेज ऑफ लाइट आपके हाथ पर लाइट का फ्लक्स कहलाएगा। तो नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट
striking the surface of your hand will be the light flux over your hand. Similarly, number of electric line of forces passing through certain area is known as electric flux. तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं. देखिए इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखी जाएगी. इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. नंबर ऑफ electric lines of forces passing through certain area is known as electric flux, denoted by phi. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से, ये फाई का सिंबल है स्टूडेंट. देखिए फाई का सिंबल है. फाई का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है कि आप एक जीरो बना दें, उसके ऊपर से लकीर खींचें, तो ये फाई कहलाता है. और इसको अगर आप रवानी में लिखेंगे तो ये इस तरीके से बना दिया, और ये ई इलेक्ट्रिक को जाहिर कर रहा है. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. स्टूडेंट ये तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है. अगर हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहें तो हम इसको यूं बयान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया डेल ए. इसकी हम मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख देते हैं, फिर उसको हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देंगे मैथमेटिकली. Electric flux is the dot product of electric intensity E and वेक्टर एरिया. ये फार्मूला होगा किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो स्टूडेंट ई तक तो बात सही है. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स है जो यूनिट चार्ज पर एग्जर्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. तो जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फोर्स है तो हम सब जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. लेकिन जब बात एरिया की आती है तो आपने पढ़ा है कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है. यहाँ हमने किस तरीके से इसको वेक्टर ट्रीट कर लिया, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी स्केलर को आप वेक्टर बना सकते हो. किस तरीके से बना सकते हो कि आप अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो किसी यूनिट वेक्टर के साथ तो वो स्केलर वेक्टर बन जाता है. इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल ये है कि अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है तो 2 is a scalar number. It has just magnitude. There is no direction. So it is a scalar. But if we want to convert it into vector quantity or we want to give it direction, so we can write it as 2i. Now I multiplied this scalar number with a unit vector I. And we all know well that unit vector I is a unit vector which is directed along x-axis. कि हमने इस 2 को अब डायरेक्शन असाइन कर दी. कौन सी डायरेक्शन असाइन कर दी कि ये 2 x-axis की डायरेक्शन में है. नाउ दिस 2i
बिकम द वेक्टर क्वांटिटी। तो आपने देखा कि स्केलर क्वांटिटी किस तरीके से वेक्टर में कन्वर्ट हो गई कि हमने उसके साथ एक यूनिट वेक्टर लगा दिया आई। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इस वजह से इसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस सिर्फ इसके साथ डायरेक्शन अटैच हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमने एरिया को भी वेक्टर बनाया, हमने एरिया को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन कर दी और ये डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन है। हमने कहा जब भी हम वेक्टर एरिया की बात करेंगे तो वेक्टर एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल की डायरेक्शन, यानी जब भी हम वेक्टर एरिया का तस्करा करेंगे, कहीं पे भी वेक्टर एरिया को इस्तेमाल करेंगे तो वहां उसकी डायरेक्शन क्या ली जाएगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सरफेस को वेक्टर एरिया मान रहा हूं, इस सरफेस को, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन अगर ये ऐसे रखी हुई है तो आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में सतह से बाहर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। अगर ये ऐसे रखी हुई है सरफेस तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, अगर ये ऐसे रखी हुई है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स इसको हमने एक फिक्स डायरेक्शन असाइन कर दी। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। दैट इज व्हाई वी place a mark of arrow over the symbol of the vector area del A। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बनी। चुनांचे आप डेफिनेशन देखिए जरा इसकी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया डेल ए। तो हमने लिखा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डेल ए। अब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं कि किसके बराबर होता है। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा ताकि मैं देखिए दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर हों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उनके डॉट प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये किसके बराबर आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फार्मूला बड़ा फेमिलियर फार्मूला है फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 का। तो इस फार्मूले के हवाले से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले को भी खोल सकते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू, क्योंकि फाई ई डॉट डेल ए के बराबर था, इसलिए इसको ये अगर हम एक्सपेंड करें इसको तो ये इस तरीके से होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल ए cos थीटा। दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई बराबर है ई डॉट ई डेल ए कॉस थीटा के। हेयर यहां पर अगर हम ई को बताएं तो हम कहेंगे ई इज द मैग्नीट्यूड, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। del A is magnitude of vector area। del A वेक्टर एरिया का मैग्नीट्यूड है। और तीसरी चीज जो फार्मूले में नजर आ रही है हमें वो क्या है, थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डेल। देखें ये वेक्टर ई और वेक्टर डेल के दरमियान जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आपके पास क्या है, थीटा है। अब देखिए जरा मैं एक फिगर बनाता हूं तो उस फिगर में मैं थीटा को भी वाضح करूंगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी उस फिगर के लिहाज से देखेंगे। देखिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरीके से दिखा दूं मैं आपको, ये मैंने एरो बना दिए, ये किस चीज की वैल्यू दिखाई मैंने, ई की। अच्छा ये ई इस डायरेक्शन में कैसे पैदा होगी, ये इस तरीके से पैदा हो सकती है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज शीट रखी हुई हो और जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरीके से बाहर की जानिब इमिट आउट होंगी। अब अगर मैं यहां पर एक सरफेस एरिया प्लेस कर दूं,
एक सरफेस एरिया प्लेस कर दूं इस तरीके से, तो आप देखेंगे एक एरिया ऐसे रखा हुआ है इसके सामने, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डेल ए है। और अगर मैं इसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा दूं तो अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी दिखाना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। इसमें अभी हमने फिक्स कर दी है वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, और क्या फिक्स की थी, इट विल बी अलोंग आउटवर्ड डॉन नॉर्मल। तो यहां से अगर मैं आउटवर्ड डॉन नॉर्मल खींचूं तो ये इस तरीके से बाहर की जानिब होगी, ये डेल ए की डायरेक्शन है। तो अगर आप देखें ई की डायरेक्शन इस जानिब है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब, बिल्कुल इसी तरीके से डेल ए की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। और दोनों के डायरेक्शंस के दरमियान देखें एंगल जो बन रहा है वो कितना एंगल होगा, जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका दरमियान थीटा कितना बन रहा है, थीटा 0 डिग्री आपके सामने बन रहा है। तो स्टूडेंट्स अब आप ये देखिए कि अगर इस फिगर के मुताबिक मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेरे पास फार्मूला मौजूद है, फाई ई बराबर है ई डेल ए कॉस थीटा। तो इस फिगर के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखिए क्या होगी, अकॉर्डिंग टू द फिगर electric flux phi E will be equal to E del A cos थीटा की जगह देखें 0 आ जाएगा, क्योंकि इस फिगर में E और डेल ए की डायरेक्शंस के दरमियान एंगल देखें कितना है, 0 डिग्री है। इसलिए ये जो थीटा था इस थीटा की जगह मैंने 0 प्लेस कर दिया। तो फाई E इज इक्वल टू E डेल ए ऐसे ही आया, cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1। तो फाई E जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू आ गई E इंटू डेल ए। इसमें E और डेल ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया डेल ए। पूरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे वेक्टर एरिया के मैग्नीट्यूड से, चुनाचे यहां जो चीज हासिल होगी वो मैक्सिमम होगी। तो आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया कब, जब E और डेल ए की डायरेक्शन के दरमियान एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यहां से पता चली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन theta is 0. Theta is what? Theta is the angle between the directions of electric intensity and vector area del A. तो स्टूडेंट्स ये वाली बात आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ E and del A is 0 डिग्री। इसी बात को हम एक दूसरे अंदाज में भी बता सकते हैं। देखिए E की डायरेक्शन और सरफेस, E की डायरेक्शन और सरफेस देखिए किस तरीके से। अब ये मैं आपको फिजिकली दिखा रहा हूं कि ये सरफेस इसके आगे कैसे रखी हुई है। ये सरफेस इसके आगे इस तरह रखी हुई है जो मैंने फिगर में दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल व्यू है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसको इमेजिन करने में दुश्वारी हो रही हो। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये सरफेस, इसको सरफेस कंसीडर कर लूँ तो ये सरफेस इसके आगे ऐसे रखी हुई है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के आगे। तो मुझे बताइए सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान एंगल क्या है। सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सरफेस और इलेक्ट्रिक सरफेस की बात कर रहा हूं, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा। सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। यानी जब सरफेस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ई और डेल ए की एंगल्स के दरमियान, डायरेक्शंस के दरमियान एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि अगर ई और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें ये 2 बातें आपने याद रखनी है, एक और दोनों बातों का मतलब एक ही है। यानी एक बात ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब E और डेल ए की डायरेक्शन के दरमियान एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। या इसी बात को यूं कह सकते हैं कि जब E और सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कंडीशन क्या हो जाएगी वो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक flux will be maximum if
थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने थीटा 0 लिखा, तो ये बात आपको याद रखना है कि थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया डेल ए। और इसी बात को कैसे लिख सकते हैं, और सरफेस इज परपेंडिकुलर, सरफेस इज परपेंडिकुलर टू ई। देखिए, जब सरफेस ई के परपेंडिकुलर होगी तभी थीटा 0 डिग्री होगा। जब सरफेस ई के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस ई के परपेंडिकुलर होगी, तो उसी वक्त थीटा 0 डिग्री। तो ये दोनों बातें एक ही है, थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब थीटा 0 हो या सरफेस परपेंडिकुलर हो किसके, ई के। तो ये एक कंडीशन हमें पता चल गई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उस वक्त होगा जब थीटा 0 डिग्री हो। कौन सा थीटा, फार्मूले वाला कॉस थीटा का थीटा 0 हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, या सरफेस ई के परपेंडिकुलर हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। इसमें अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। कॉस फिगर में यहां बना देते हैं और सरफेस को की ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं, सरफेस की ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर आप मिटाया नहीं करें बल्कि बोर्ड पर जो है ना सब लिखा रहने दिया करें, लेकिन मेरे पास जरा सा स्पेस का मसला है, तो कि मैं इतनी सारी चीज़ें लिखी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं थोड़ा बोर्ड पे लिखने के बाद उसको रब करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको शायद फील होता हो। देखिए, मैंने सरफेस अब ऐसे रख दी, वही सरफेस है, इसको मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। अब आप देखिए ये कैसे रखी हुई है, मैं आपको फिजिकली अगर दिखाऊं इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए, पहले ये सरफेस मैंने ऐसे रखी हुई थी, ऐसे, तो ई और सरफेस परपेंडिकुलर थी। अब मैंने ये सरफेस ऐसे रख दी है, तो देखिए ई और सरफेस पैरेलल हो गए, ई और सरफेस पैरेलल हो गए, ई और सरफेस परपेंडिकुलर, ई और सरफेस पैरेलल, ठीक है ना। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया की बात करें तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया आउटवर्ड टू नॉर्मल है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एरिया देखिए इस तरीके से हो जाएगी। तो दोनों की डायरेक्शन के दरमियान एंगल देखिए कितना बन रहा है, ई और डेल ए की डायरेक्शन के दरमियान एंगल आपको मेरा ख्याल नजर आ रहा होगा 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ ई एंड डेल ए 90 डिग्री पे है, लेकिन सरफेस पैरेलल है किसके, ई के। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, यहाँ मैं इसकी डायरेक्शन भी दिखाता हूं आपको वेक्टर एरिया की। इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो ये डेल ए की डायरेक्शन है। तो आपको ई और डेल ए की डायरेक्शन के दरमियान एंगल कितना नजर आ रहा है, थीटा किसके बराबर नजर आ रहा है, 90 डिग्री के, ठीक है। लेकिन सरफेस ई के कैसी नजर आ रही है, पैरेलल नजर आ रही है। तो हम इस केस के लिए भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये पॉइंट ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिगर। अब यहां पर इस फिगर के मुताबिक थीटा 0 नहीं बल्कि थीटा क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए मैंने थीटा की जगह क्या डाल दिया, 90 डिग्री। अब जब थीटा 90 डिग्री है तो शायद आप सब जानते हो थीटा 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। अब जब 0 ई डेल ए से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी minimum or 0 when the angle between E and del A is 90 degree. When the angle between E and del A is 90 degree. और इसी बात को दूसरे अंदाज में कहेंगे कि the electric flux will be 0 or minimum when the surface is parallel to the electric field. जब surface electric field के parallel होगी तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो यहां पर इस बात को भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी, मैक्सिमम की जगह क्या आ जाएगा, मिनिमम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मिनिमम इफ थीटा इज इक्वल टू 0 की जगह क्या आएगा, 90 डिग्री, और सरफेस इज परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, अब इस वाले केस में परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा सरफेस इज पैरेलल, सरफेस इज पैरेलल टू ई। तो स्टूडेंट देखिए ये बन गई इसका दूसरा केस बन गया कि सरफेस पैरेलल होगा किसके, अगर सरफेस पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम या 0 होगी, या एंगल बिटवीन ई एंड डेल ए अगर 90 डिग्री होगा तब भी
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम होगी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जिस यूनिट में नापते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जिस यूनिट में नापते हैं वो है वेबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम वेबर में नापते हैं। और जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कौन सी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्टूडेंट, ये कुछ बातें थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से जो आपको याद होना चाहिए। अब हम एक छोटा सा आर्टिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ही रेफरेंस से और देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होता है? जब सरफेस परपेंडिकुलर हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। अगर मैं ये वाली फिगर आपको दोबारा बना दूं, अगर मैं आपसे कहूँगा फिगर बनाइए जिसमें फ्लक्स सरफेस पे मैक्सिमम हो, तो वो फिगर आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से ई को दिखाएंगे और यहाँ पर आप ये सरफेस दिखा देंगे जो कि परपेंडिकुलर है किसके? ई के, या डेल ए और ई के डायरेक्शंस के दरमियान एंगल कितना है? एंगल कितने डिग्री नजर आ रहा है आपको? 0 डिग्री नजर आ रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है? देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है इफ सरफेस इज perpendicular, if surface is perpendicular to E, then electric flux on the surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस पे क्या होगा? ये हम अभी इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, दोबारा कर लेते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई डेल ए कॉस थीटा होता है। फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल ए कॉस थीटा की जगह क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया। फाई ई बराबर हो जाएगा ई डेल ए। यहां से हम ई की वैल्यू अगर निकालें तो ई किसके बराबर आएगा? स्टूडेंट देखिए, ये डेल ए फाई के नीचे आएगा, फाई ई अपॉन डेल ए। तो ये जो ई की वैल्यू है, इस ई को हम क्या कहते हैं? ये ई कहलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो देखिए, ई को आपने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहा था। और यहां पर ई का एक और नाम आपको पता चला, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। डेफिनेशन क्या होगी? फ्लक्स, पाई क्या है? फ्लक्स, और ये किसका निशान है? पर का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर, और डेल ए से डिवाइड हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक flux density is electric flux per unit area when surface is perpendicular to the electric field. This is the definition of electric flux density. इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि electric flux density is the इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। आप लोग लिख ले, मेरा ख्याल में मैं रिपीट कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स per unit area when the surface is perpendicular to the electric field. This is the definition of electric flux density. Now unit of electric flux density, यूनिट क्या बताई? वेबर है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या बन जाएगी? वेबर पर, और ये डेल ए है, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ यूनिट क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की? वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को, ये आपको छोड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कौन सी, आई स्केलर होगी या वेक्टर होगी, ये आप लोगों ने इसको देखना है, सोचना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। और इसमें कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझको पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और वीडियो लाइक करें। शुक्रिया।